Hello friends, welcome to my channel. I am CS Jaspreet. So as you all know, ICSI has introduced a new training structure as per Company Secretary's Amendment Regulations 2020 to be effective from 3rd February 2021. तो इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है रिगार्डिंग कि 3rd February से जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है and who all students will fall under this. So if you've not watched that video, I'll put the link in the description box and in the I button above. But still there would be some queries regarding a lot of issues whenever something new or some new training structure comes up. तो ये वो FAQs हैं जो ICSI ने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं. I'll be explaining you in simple words and there will be timestamps also below in the description box, so you can directly jump to that portion and check out any FAQ or any query that you have. Before starting the video, I would suggest you to subscribe my channel if you've not done it yet, as I post updates on CA, CS and CMA notifications and MCA notifications as well. So let's start it with part A that states implementation of new training structure and its applicability. So first question here, what is the new training structure under companies amendment regulations coming into force? तो ये जो नया स्ट्रक्चर है ये रेगुलेशन 46BA एंड 46BB के अंडर stated है under the Companies Secretary's Amendment Regulations 2020 and it has been effective from 3rd February 2021. उस दिन से ये शुरू हो चुका है, effective हो चुका है. So इसकी effective date है 3rd February 2021 और इन regulations के अंडर basically ये amendment जो है आया है. Now comes the most important question कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो स्टूडेंट्स को करनी है. सो द आंसर इज स्टेटेड हियर. फर्स्ट है EDP, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये 1 month ड्यूरेशन का है आफ्टर पासिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन. तो जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, उसके बाद 1 month ड्यूरेशन का आपको EDP करना है, जो कि क्लियरली उसमें मेंशन था कि 15 days आपको ऑनलाइन करना है एंड 15 days आपको क्लासरूम EDP करना है. तो ये वो EDP है फॉर 1 month ऑफ ड्यूरेशन. सेकेंड है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 21 months की करनी है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ EDP ऑन होल टाइम बेसिस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स. तो सबसे पहले तो आपको EDP करना है. EDP जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको करनी है 21 months की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. वो आपको होल टाइम बेसिस पे करनी है और नॉर्मल वर्किंग आवर्स में करनी है. और नीचे उन्होंने ये भी डिटेल्स बताई हैं कि आपने किस कंपनी में आप कर सकते हो. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इन अ कंपनी हैविंग अ कंपनी सेक्रेटरी इन होल time employment or any other company fulfilling such criteria as may be determined by the institute. So first category है वो कंपनी जिसमें एक whole time company secretary है, whole time employment में है, या कोई और कंपनी जो कि ये क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट स्पेसिफाई करता है वो फुलफिल करती है. तो उस कंपनी में आप 21 months की ट्रेनिंग कर सकते हो. सेकेंड आपके पास ऑप्शन है अंडर अ CS इन होल टाइम प्रैक्टिस फुलफिलिंग सच क्राइटेरिया एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूट. तो आप CS इन होल टाइम प्रैक्टिस के अंडर भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो. एंड थर्ड, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी फुलफिलिंग सच क्राइटेरिया एज मे बी डिटरमाइंड. सो 3 जगह हैं, 3 उन्होंने बताए हैं ऑप्शंस आपको जहाँ पे आप 21 months की अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी जिसमें एक होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी सेक्रेटरी है, वहाँ कर सकते हो, या अंडर अ प्रैक्टाइजिंग CS आप कर सकते हो, या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो फुलफिल करती है इंस्टीट्यूट की जो भी क्राइटेरियाज वहाँ पे मेंशन्ड है. थर्ड ट्रेनिंग इज और द थर्ड पार्ट आफ्टर EDP, आफ्टर practical training, then you will move on to the third training after passing the professional program examination, a corporate leadership development program which is CLDP for not less than 30 days but not exceeding 60 days as may be described by the institute. तो थर्ड है कि आप जब प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है जो कि 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए और 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बेसिकली 30 और 60 डेज के बीच में होना चाहिए, बट डेफिनेटली ये जो टाइम लिमिट है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूट. तो ये बस एक आई वुड से कि एक रफ उन्होंने वो बताया है कि 30 डेज से ज़्यादा हो और 60 डेज से
कम हो एंड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूट. सो ये वो 3 ट्रेनिंग्स हैं जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंडर इंट्रोड्यूस हुई हैं. दैट इज the first one was EDP, then comes 21 months practical training, and then this corporate leadership development program. Starting with the queries that you may be having with EDP. So अगर आप अभी बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर में न्यू स्टूडेंट हो, आपने एग्जीक्यूटिव दिया है और आपको ये वाले नए स्ट्रक्चर के अंडर ईडीपी करनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो इसमें मेंशन है. सो फर्स्ट कि एक्चुअली में ये ट्रेनिंग है क्या या ईडीपी कैसे होगी अंडर न्यू स्ट्रक्चर. एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑफ 30 days. इट इज अ 1 month ड्यूरेशन विच इज बाइफरकेटेड इन 2 parts, 15 days इन क्लासरूम एंड 15 days थ्रू ऑनलाइन मोड. तो जो क्लासरूम मोड है वो CCGRT, COE, ROs या चैप्टर्स में होगा एंड चैप्टर अप टू द लेवल ऑफ गोल्ड चैप्टर. और जो 15 days का जो EDP है वो ऑनलाइन मोड में होगा. एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली एज वेल, जो कि नेक्स्ट क्वेरी में उन्होंने अलग से भी बताया है. बट बेसिकली ये एक 30 days की ट्रेनिंग है जिसके 15 दिन आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग करनी है और 15 दिन आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू करनी है. सेकेंड इज क्वाइट, आई वुड से इट्स क्वाइट हेल्पफुल एंड वेरी कन्वीनियंट एज वेल कि आप जब EDP क्लासरूम में कर रहे हो तो आप EDP भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. जैसे कि जब नोटिफिकेशन आया भी था तो उसमें काफ़ी क्लैरिटी थी कि आपको किस तरीके से ये ऑनलाइन मोड वाली EDP करनी है, आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, कैसे रजिस्टर करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन इट. आई विल बी पुटिंग दैट लिंक इन द आई बटन above. Moving forward to the next query, it was even asked from me in a comment in some video, in that video only in which the trainings was given, कि अगर हमने 15 days की academic program की हुई है as per the earlier or modified training, तो क्या हमें दोबारा से 30 days की EDP करनी पड़ेगी. So as you have done 15 days academic program, so you will be exempted from 15 days the classroom EDP. ठीक है, क्योंकि अब जो EDP है वो 30 days की हो गई है. तो आपने 15 days का एकेडमिक प्रोग्राम किया है अंडर प्रीवियस ट्रेनिंग, या आपने कोई एग्जाम्शन उससे एग्जाम्शन ली हुई है, या यू आर स्विचिंग ओवर टू न्यू ट्रेनिंग, सो यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द 15 days क्लासरूम EDP, बट आपको 15 days EDP प्रोग्राम करना होगा. सो जो बाइफरकेशन में अगर आपने 15 days एकेडमिक प्रोग्राम किया है तो आपको 15 days क्लासरूम EDP करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू द 15 days EDP program. Now अब ये तो पता चल गया कि करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली यू नीड टू टेल टू द इंस्टीट्यूट एज वेल, यू नीड टू क्लेम दैट बेनिफिट. तो वो आपको कैसे करना है वो भी बताया गया है, दैट यू हैव टू अपलोड योर 15 days academic program certificate through Stimulate portal through the tab of short term training, upload the completion certificates. तो वहाँ से short term training का टैब अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे. जब आप ट्रेनिंग्स में जाते हो वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा टू क्लेम द बेनिफिट, सो दैट द इंस्टीट्यूट ऑल्सो गेट्स टू नो कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है. How to register and undergo EDP? It's quite easy. EDP through e-learning mode है, which works at any time, anywhere basis. तो वेबसाइट पे e-learning के अंडर आपको मिल जाएगा. Then fees for EDP is ₹2,000. Now the second training after EDP was practical training. तो फर्स्ट वही है कि ड्यूरेशन कितनी है वो बताया हुआ है, 21 months की ड्यूरेशन है. अब ये क्वेश्चन है कि इमीडिएटली आफ्टर 3rd February क्या आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो. फॉर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर 1 month EDP. तभी उन्होंने एक ऑर्डर में आपने देखा है कि वो बताया उन्होंने कि पहले EDP है, फिर 21 months ट्रेनिंग है और फिर CLDP है. तो इसलिए you must have that completion of 1 month of EDP before proceeding for practical training of 21 months. Then when you start training, I think the most important question with all the articles or all the students are that leave kitni milegi hame. So that is also a query, that how many leaves would you get or how many leaves are allowed in 21 months training. So 52 leaves आपको मिल जाएंगी. A total number of, as per the guideline, a total number of 52 leaves are allowed. दूसरा है कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग तो क्या आपको न्यू स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत है. आप अर्लियर स्ट्रक्चर या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के अंडर
ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंडर कर रहे हो, तो क्या आपको न्यू स्ट्रक्चर से कुछ फर्क पड़ता है आपके ट्रेनिंग पे या नहीं? सो द आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंटिन्यू करो अपनी ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू योर अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू योर मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू वांट, एट योर ओन डिस्क्रिशन, यू मे स्विच ओवर टू द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। दैट इज कंप्लीटली द ऑप्शन गिवन टू द स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते तो आप अपने आप को ट्रांसफर करवा सकते हो, स्विच ओवर कर सकते हो टू द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। बट इफ यू डोंट वांट, नो नीड टू डू दैट। यू कैन सिंपली कैरी योर ट्रेनिंग एज पर द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, एज पर द अर्लियर मोड जिसमें आप ऑलरेडी कर रहे हो, वही चलेगा। एंड देयर बी नो, these regulations will not hamper your training in any matter. So the next query is that I registered in CS Executive in 2014 but not yet started any training. So will the new training structure be applicable to me? तो इस रिगार्डिंग दो नोटिफिकेशंस थी। एक नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2020 को थी कि जो ये रिलैक्सेशंस हैं ये स्टूडेंट्स को दी गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। That was extended up to 2nd Feb 2021. So the students, irrespective of their registration to executive program or professional program, if they have not commenced their training within the period that was specified in this notification, they shall compulsorily be switched over to new training structure under CS Amendment Regulations 2020 with effect from 3rd Feb 2021. So जो भी students उसमें mentioned थे, राइट, उस नोटिफिकेशन में फॉल कर रहे हैं, जिन्हें हाउ टू से, जिन्हें ऑन द बेसिस ऑफ कोविड, इट वाज मेंशन्ड कि ऑन द बेसिस ऑफ कोविड ये रिलैक्सेशंस जो है वो दी गई थी। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को जो है, अगर आपने नहीं की ट्रेनिंग तो डेफिनेटली विल बी कंपल्सरीली स्विच्ड ओवर टू द न्यू वन। देन अब एग्जीक्यूटिव आपने पास कर लिया, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कर ली आउट ऑफ 15 मंथ्स, एंड देन यू डिसकंटिन्यूड इट। तो बैलेंस का जो है वो आप प्रीवियस स्ट्रक्चर में करोगे या न्यू स्ट्रक्चर में करोगे? सो बेसिकली ऑन और आफ्टर 3rd Feb 2021 तो आपको योर बैलेंस वुड कम अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ओनली, राइट, क्योंकि अब आप 3rd Feb के बाद करोगे ना, तो आपको न्यू स्ट्रक्चर में ही करनी पड़ेगी। कर सकते हो आप अपनी रिमेनिंग, बट यू विल हैव टू डू इट अंडर द न्यू स्ट्रक्चर, बट यू हैव टू कंप्लीट 1 month EDP प्रायर टू स्टार्टिंग द बैलेंस ट्रेनिंग। सो चाहे वो आप बैलेंस ट्रेनिंग है, चाहे आपकी न्यू ट्रेनिंग है, 1 month EDP कंप्लीट करना इज अ मस्ट। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, if somebody has given the professional program examination और वो February 2021 में clear कर जाता है, right? So will he be able to undergo the 12 months training as the modified training structure? The answer is no, because 3rd Feb के बाद आप कोच कहीं किसी भी लेवल पे कर रहे हो ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तो वो 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होगी। चाहे आप अभी फेब्रुवरी में क्लियर कर लो एग्जाम्स दैट यू हैव गिवन इन दिसंबर, बट द थिंग इज दैट द आंसर इज नो, यू विल हैव टू अंडरगो अंडर द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ओनली। एंटिटीज जो एलिजिबल हैं वो मेंशन्ड है ऑलरेडी, साइट पे लिंक गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है, जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, सो टाइम लिमिट, आपको एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, that is from 100 days of commencement or joining of their training. So जब भी आपने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन की उसके 100 days के अंदर अंदर आपको अपना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी आपको मिला है वो आपको भेजना है इंस्टीट्यूट को, सबमिट करना है। एंड इफ यू डू एनी डिले इन ट्रेनिंग स्ट्रक्चर विच इज मोर देन 100 days, आप 100 days तक नहीं करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डमी ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग ऑफ सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो वो ये समझा जाएगा कि आप ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे हो, बेसिकली डमी ट्रेनिंग कर रहे हो, और वो कंसिडर नहीं की जाती है। सो बेसिकली फ्रॉम द डेट यू आर अपॉइंटेड, 100 days के अंदर अंदर, या आपने कमेंस किया या आपने ज्वाइन करने के आपके 100 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट लेटर इंस्टीट्यूट को सबमिट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज योर ट्रेनिंग will be considered as dummy and actually it will not be considered by the institute. Moving to the next query, जो कि है minimum amount of stipend payable. वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा हमारे आर्टिकल्स को, वो है जो PCS के अंडर ट्रेनिंग करेंगे उन्हें मिनिमम अमाउंट मिलनी चाहिए 3000 पर मंथ, और जो कंपनी और अदर एंटिटीज़ के अंडर ट्रेनिंग करेंगे उन्हें मिनिमम अमाउंट मिलेगी ₹4000 पर मंथ। एंड
The stipend will be given to you through checks or online transfers only. कितने घंटे काम करना है means what is the working hours. तो लिखा हुआ है normal hours, during normal hours which shall not be less than 8 hours a day, मतलब during the day you should have at least 8 hours or more than 8 hours for 5 days or 40 hours in a week for a total period of practical training. तो जैसे भी calculation है it should be 8 hours a day for 5 days or 40 hours in a week. Next query is regarding कि transfers कितने allowed हैं आपको. How many transfers are allowed? So maximum 2 transfers shall be permitted during the entire duration of the training. If you want to transfer, you can maximum to maximum you can take it for 2 times only. So what is the eligibility for a CS in practice or a company to engage trainees? If any company or any PCS wants to engage trainees, there are some eligibility criteria as well. जैसे कि trainers जो हैं, जो corporates हैं या practicing CS हैं, they will be enrolled on the basis of eligibility criteria. Adequate infrastructure होना चाहिए, clientele होने चाहिए, work profile, turnover, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो corporate रहें, चाहे वो PCS हैं. तो company है जो companies करवा सकती हैं trainings, they should be companies which have whole time employment CS and minimum paid up capital of rupees 50 lakhs or any other company जिसका paid up capital is in accordance with the provision that is made in Rule 8A and amendments made by the MCA from time to time. अगर कोई CS है in whole time practice, he or she should have at least 1 year of experience as member in employment or practice, and he or she should have adequate infrastructure. Then trainings LLP में हो सकती हैं, general LLP, CS non-attestation LLP. Not having not less than half its partners are members of ICSI means at least half partners उनके CS होने चाहिए या उससे ज़्यादा, and having net worth or capital contribution or turnover of not less than 50 lakhs, and any other body corporate or institution or organization or entities fulfilling the criteria as may be described by the council. तो ये सारी जो है eligibility criterias हैं for a company or a PCS if they want to engage the trainees. अब ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होगा फ्रॉम वन ट्रेनर टू अनदर ट्रेनर इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र, और पहले बताया भी है कि मैक्सिमम 2 ट्रांसफ़र्स आप ले सकते हो. सो एटलीस्ट आपको फॉर मिनिमम ऑफ 45 वर्किंग डेज का नोटिस देना पड़ेगा, राइट, टू योर ट्रेनर, और रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हो. रेजिग्नेशन लेटर आपको पर्सनली देनी पड़ेगी अगेंस्ट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट रिसीट. इट कैन ऑल्सो बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट. When to submit the project report? Now you will have to prepare your project report on the basis of your training under the guidance of your trainer. ये जो report है you have to submit in stipulate portal. However, the trainees will be required to submit the project report at the time of CLDP. CLDP के टाइम पे जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद होगा, जो पहले बताया ही था, जो 3 ट्रेनिंग्स में फॉल करता है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस टाइम पे आपको ये देना पड़ेगा. एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शैल बी असेस्ड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एट द टाइम ऑफ CLDP. वो चेक होंगे एंड यू विल बी गिवन द असेसमेंट थ्रू अ 5-point grading system. So the last query of the practical training is, what is the process of submitting quarterly report? Now the trainer through the online mode quarterly report आपको submit करनी है. इंस्टीट्यूट की trainer submit करेगा, right, trainee की regarding the progress of the trainee, and the trainer has to submit within 30 days of ending of each quarter. However, the trainee will pursue the matter with the trainer to get it completed in time. So basically duty तो trainee की ही है, राइट, कि ट्रेनी को इंश्योर करना है कि ट्रेनर जो है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम दैट इज 30 days ऑफ एंडिंग द क्वार्टर, उसका जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सबमिट करवाए. Moving to the next training or the third training, that was corporate leadership development program. तो ये what is it and what is the eligibility to register, full form दिया हुआ है, and
when you will pass your professional program and you have completed your practical training and your 1 month EDP, or in case you are exempted, then you will be required to complete the 30 to 60 days CLDP as may be decided by the institute before applying for ACS membership. पहले भी बताया है कि जो duration है that is not yet decided. So as may be decided, but it will definitely more than 30 days but less than 60 days. So before applying your ACS membership, you will have to, finish this training as well. Now, what is the procedure of qualifying in Viva WOS? अब जो project report या research report है, that shall be prepared by the candidate under the guidance of his trainer, and there shall be a Viva WOS on that project report during the CLDP by the experts. जैसे कि बोला था कि project report बनेगी, फिर एक panel of experts जो है उसको check करेगा या उसको analyze करेगा, तो उस time पे Viva WOS होगा. And as told earlier कि 5 point grading system में आएगा. So this is how it will be graded. यहाँ पे बता भी दिया है that the project report and Viva WOS shall be graded A plus A, B plus B, C, which is like if it's A plus, it's outstanding, A is very good, B plus good, B satisfactory, and C needs improvement and resubmission. So this is how your project report and your Viva WOS will be graded by the expert panel of CLDP. The next set of FAQs is regarding the exemption from practical training. So how can you apply for it? If you want training exemption, तो अगर आपने CS professional examination clear कर लिया है, you can take exemption from 21 month plus 1 month EDP training under the new guideline. Online portal दिया है, यहाँ पे जाके आप exemption अपनी claim कर सकते हैं. So basically it is, if you are under old or modified training structure, you need to apply exemption from training after 2nd February 2021, which guideline will be applicable to me. So simply you will have to go to the online portal and you can apply for the exemption. उसके बाद है अगर आपने exemption दिया है and partial exemption has been granted to you, then you can take partial exemption as per old regulation through Stimulate portal. There is no fee for balance training exemption, right? तो वो नहीं होगा, तो इसकी conversion ऐसे होगी. Now this is a very important query. Suppose you have already applied for exemption, right? आपने exemption के लिए apply कर दिया और 10,000 rupees pay भी कर दिया online, but your application is showing as pending or call for. Now do I need to apply again? No, ऐसी कोई बात नहीं है. जो applications already applied हैं, जो status as pending or call for show कर रहा है, they will be considered as per old regulation and guideline. तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. But in case your exemption application has been rejected under the previous training, can I reapply for exemption under previous training? No. अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग 3rd Feb के बाद करनी है, then definitely you will have to go under the new training structure only. You can apply for exemption as per the company's amendment rules 2020 from 3rd Feb 2021. तो अगर आपको exemption भी apply करनी है तो आपको new के according ही करनी पड़ेगी. What all new eligibility criteria for claiming exemption from training under new guidelines? So you can check the eligibility criteria and document. It's given on the website. Under the link is also given, so you can go and check there what all documents will you be needing. So now moving further, what documents are required to be submitted at the time of applying for exemption under new guidelines? So you can apply through the Stimulate portal. 20,000 की फीस देनी है. And again यहाँ पे नहीं दिए हुए documents, उन्होंने website के ऊपर mention किया है. You can go there and check in detail that what all documents do you need for applying the exemption under the new guideline. The next query is regarding the format and maximum size for uploading the document for Stimulate portal. Now wherever you upload the document, there's always a maximum size and a format. So here also you have to upload them through online mode, and the format is PDF, JPEG, JPG, PNG. And the size, it can be maximum up to 3.5 MB. Is there any format for experience certificate, but you have to go and refer to the website for all the details and all the eligibility criteria. For exemption application also, you have to submit a fee, and that fee is 20,000. Now, is it refundable or not?
80% will be refunded if student is not found eligible for exemption from the training. So 80% will be refunded, not 100%, right? But otherwise 20,000 is the fee, and fee is not applicable if applied exemption from 15 days specialized training or in case already been granted exemption from more than 12 month of training and applying for exemption from the balance training. तो otherwise तो फीस 20,000 है, अगर आप eligible नहीं find out हुए तो 80% ही refund होगी बस, but फीस एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपको 15 डेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से एग्जाम्शन चाहिए या आप ऑलरेडी एग्जाम्शन ले चुके हो फ्रॉम मोर देन 12 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग और आपको सिर्फ बैलेंस ट्रेनिंग की एग्जाम्शन चाहिए, तो इन केसेस में आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी. If you want exemption under the new guideline, what all documents would you be required? तो उन्होंने बता दिया कि कितने documents कौन कौन से आपको चाहिए. पहले तो फीस आपको पता ही है 20,000 अगर आप application fees देनी है. If you want exemption, then you need to have experience certificate having designation, duration of service, pay scale, detail of work profile to assess the experience, or experience certificate चाहिए होगा. That should be signed either by the HR head or by the authorized signatory of the company or firm, as the case may be. The name and designation of the authorized signatory need to be mentioned in the experience certificate. Copy of annual report of the organization for any 2 financial year between the service period served in the organization, or audited balance sheet of the organization for any 2 financial year between the service period served in the organization, or balance sheet of the organization for any 2 financial year of the service period served in the organization, downloaded from MCA site duly certified by the ROC. तो पहला तो वही है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हों और HR से आपको साइन कराना है या ऑथराइज्ड डिग्नेटरी से आपको साइन कराना है. एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट हो सकता है या फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट हो सकती है या फिर बैलेंस शीट हो सकती है, और ये सब चीज़ें फॉर एनी 2 फाइनेंशियल ईयर हो सकती हैं. बट ऑब्वियसली द पीरियड बिटवीन विच यू हैव सर्व्ड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे MCA की साइट से डाउनलोड करो और ROC से सर्टिफाई करवाना है, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं टू गेट द एग्जाम्शन फ्रॉम द गाइडलाइंस फ्रॉम द न्यू दिस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. The next question is, in case you have done the 3 years of CA articleship, so is there any exemption on that basis? अगर आपने 3 years की articleship CA में करी हुई है तो उससे आपको लॉन्ग टर्म एग्जाम्शन कोई भी नहीं मिलेगी. द आंसर इज नो. या फिर कोई एग्जाम्शन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने किसी CA फर्म में काम किया है या आपने किसी लॉ फर्म में काम किया है, तो भी कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा. या फिर आपको MSOP या CLDP से भी कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा. इनफैक्ट MSOP और CLDP इज अ मैंडेटरी ट्रेनिंग, मतलब कि कंपल्सरी है, करनी ही करनी है, एंड देयर इज नो एग्जाम्शन फ्रॉम दिस सेम. So the next question is that how will you get the status of application of exemption? तो वो पता चल जाता है Stimulate पोर्टल के एग्जाम्शन ग्रिड से, आपका स्टेटस जो है पता चल जाता है. लेटर ऑफ एग्जाम्शन भी वहीं पे आती है आफ्टर अप्रूवल, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो. इज देयर एनी एग्जाम्शन फ्रॉम 1 month 1 month EDP separately under new training structure? Now the exemption is available from 21 month training and 1 month EDP, and there is no separate exemption available for 1 month EDP, right? तो वो 21 month training and 1 month EDP कोई separate exemption नहीं मिलेगी. Further, the student who have already completed their 15 days academic program, तो उन्हें exemption 15 days की जो पहले भी बताया था वो मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा clarification के लिए उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो. बट ऑलरेडी बताया था EDP में कि 15 डेज जिन्होंने करी हुई है एकेडमिक प्रोग्राम, उन्हें 15 डेज क्लासरूम EDP करने की ज़रूरत नहीं है. अब इन केस आपको एनुअल रिपोर्ट अपलोड करनी है तो आपको होल एनुअल रिपोर्ट अपलोड करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन सबमिट द ऑडिटेड फर्स्ट पेज ऑफ बैलेंस शीट कंटेनिंग द डिटेल अबाउट पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, उतना काफ़ी है, पूरी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. CLDP में अगर आपको एग्जाम्शन लेनी है तो कैसे लेनी है? द CLDP विल बी कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट. वैसे लास्ट उसमें क्वेरी में ये था कि इट इज़ मैंडेटरी और आपको करनी ही करनी है. आई हैव क्लेम्ड एग्जाम्शन अंडर न्यू रेगुलेशन 2020. कैन आई डू EMSOP इन प्लेस ऑफ CLDP? नो, यू नीड टू डू CLDP ओनली एज पर द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, राइट? तो
एज यू नो पहले MSOP बोलते थे हमारे टाइम पे, पहले MSOP ही होता था प्रोफेशनल के बाद एंड बिफोर अप्लाइंग फॉर ACS. दैट हैज़ बीन बेसिकली चेंज टू CLDP. तो अब अगर आप सपोज न्यू रेगुलेशन में तो आपने एग्जाम्शन ले ली तो आप MSOP करना चाहते हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आपको जो भी अब से जो भी फर्दर 3rd Feb के बाद ट्रेनिंग करनी है, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई एग्जाम्शन नहीं ली या अनटिल एंड अनलेस आप कोई कैरी फॉरवर्ड में नहीं आ रहे हो, तो आपको न्यू के अंडर ही करनी है, तो CLDP ही करनी है. Next query relates to exemption under old training structure. Now, is fee applicable if applying for 15 days specialized ROC training? तो अगर आपको exemption चाहिए 15 days ROC training की, उसके लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है. Is there any exemption available from 15 days specialized training? So yes, under old structure जो CS professional past candidates हैं जिन्होंने 15 months की training करी हुई है and having relevant work experience in the relevant area, तो उन्हें exemption मिल सकती है फ्रॉम 15 days ट्रेनिंग इन ऑप्शनल एरिया थ्रू स्टिमुलेट पोर्टल. तो उन्हें एग्जाम्शन मिल सकती है जिन्होंने 15 months की ट्रेनिंग अंडर ओल्ड स्ट्रक्चर कर रखी है, तो दे कैन अप्लाई फॉर एग्जाम्शन. नाउ इन केस आपने ऑलरेडी एग्जाम्शन क्लेम कर ली है अंडर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अंडर ओल्ड रेगुलेशन, सो आपको उसके बाद 15 डेज स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए क्या अलग से अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम्शन? दिस इज अ क्वेश्चन, लाइक राइट, इट्स अ क्वेरी. सो यू नीड नॉट डू दैट, राइट. सो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी अंडर द सेम एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग. सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट एग्जाम्शन अंडर ओल्ड रेगुलेशन, तो ऑटोमेटिकली 15 डेज का जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है वो भी उसी में कंसिडर किया जाता है. Now I have already granted exemption before 3rd Feb 2020. Do I need to do CLDP or MSOP or EMSOP? You can do MSOP or EMSOP because it says I have already been granted exemption before 3rd Feb. उससे पहले ही मुझे exemption मिल चुकी है तो आप कर सकते हो, right? But उसके बाद है तो नहीं. I have already applied for exemption and partial exemption has been granted to me. तो इधर partial है तो उधर भी they say कि partial ही ले लो as per old regulation, और फीस देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप balance training exemption ले रहे हो तो there's no need to pay fees for that. Thank you so much. I hope all the queries are being answered. So these were the FAQs that were given on the website. I hope it helped you. Please like the video and subscribe to my channel if you've not done it yet, and do follow me on Twitter, Instagram and Pinterest.